हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका सेम क्वेश्चन पेपर है जो 27 ऑफ जैन को हुआ था लेवल 2 वालों के लिए, ठीक है। 27 ऑफ जनवरी 2023 लेवल 2 वालों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ। बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? यूनिफॉर्मिटी, वन डायमेंशनलिटी, लीनियरिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसका विकास जो है उस चीज़ को फॉलो करता है। विकास जो होता है वो लीनियर नहीं होता, दिस इज स्पाइरल, यानी कि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। एक विकास का जो आपका एक डेवलपमेंट जो है वो दूसरे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। एक आयामी होता है नहीं, जो विकास होता है वो आपका बहुआयामी होता है। सिर्फ एक डायमेंशन से आप डेवलप नहीं होते। जरूरी नहीं है कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो तो कॉग्निटिव ना हो, सारे डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। एक रूपता नहीं होती है इसमें। विकास की दर जो होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि विकास जो होता है वो आपका एनवायरनमेंट और जो जेनेटिक है उससे अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Course of a child's physical development is totally determined at the time of birth because heredity is the only factor responsible for development of children. यहाँ पे बोला है कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे के बर्थ के टाइम पे ही आप डिसाइड कर देते हो, यानी कि बच्चे के जो शारीरिक विकास की दिशा है वो पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है, क्योंकि आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत है? पहली बात तो केवल हेरिडिटी जो है वो आपके डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं करती। अभी बताया था मैंने, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जो है वो आपके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, वो अफेक्ट करता है। जीन्स जो होते हैं, हेरिडिटी में क्या होता है, आपके पेरेंट्स के जो जीन है वो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो अफेक्ट करेगा ही। लेकिन आपके एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस सराउंडिंग में रह रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करता है। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसकी दिशा पूरी तरह से जन्म के समय निश्चित हो जाती है। एक होता है क्रम, जैसे कि सिफेलोकोडल होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। ये हर बच्चे में एक तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी बच्चे में पहले पैर डेवलप होगा, नहीं, वो सही है। लेकिन जो जन्म है उसके समय आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि बच्चा जो है वो मतलब फिजिकली फिट है या नहीं है। आपको कैसे पता? हो सकता है कि जो बच्चा अभी फिजिकली फिट है वो आगे चल के ना हो। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसको आप पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है, यू कैन से पार्शियली प्रिडिक्टेबल। लेकिन विकास कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि आप ये बता सको कि बच्चे में ये डेवलपमेंट किस तरीके से आगे चल के होगा। सो बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, जो मध्य बाल्यावस्था होती है, एक होता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी जो स्टेज होती है ना वो होती है 0 से 6। फिर होता है आपका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में आता है आपका 6 से 12। फिर होता है आपका अडल्टहुड, अडल्टहुड जो होता है उसमें आता है आपका 12 से 18। सॉरी, ये होता है एडोलेसेंस, अडल्टहुड नहीं, एडोलेसेंस होता है 12 से 18। फिर आता है आपका अडल्टहुड जो होता है आपका 18 से ऊपर। लेकिन यहाँ जो चाइल्डहुड स्टेज होती है ये दो होती हैं, एक होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड। तो जो मिडिल चाइल्डहुड होता है उसको हम बोलते हैं 6 से 12, और जो अर्ली चाइल्डहुड होता है दिस इज़ योर 3 to 6 ईयर। तो यहाँ पे जो मिडिल चाइल्डहुड है यानी कि 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो सेकेंडरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है कि अगर बच्चे के अंदर आपसे सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी पूछें तो वो हमेशा फैमिली होती है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो परिवार होता है वो बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है। फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी, तो फैमिली ही आपकी प्राइमरी सोशल एजेंसी होती है। लेकिन जो मीडिया होता है, मीडिया एक सेकेंडरी फैक्टर होता है जो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 6 से 12 साल का बच्चा जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। वो सोशल साइट्स को भी फॉलो करता है, कुछ उसके आइडल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। जो स्कूल है वो भी सेकेंडरी एजेंसी होती है, लेकिन पीयर्स जो है वो आपकी सेकेंडरी है, प्राइमरी एजेंसी नहीं है। मीडिया सेकेंडरी है, स्कूल सेकेंडरी है, तो प्राइमरी एजेंसी क्या होगी? फैमिली। और पीयर्स और मीडिया क्या होते हैं? आपकी सेकेंडरी एजेंसी। ये चीज़ याद रखिएगा। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एज पर जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन
जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। पहली बात तो ये समझिए, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास। उन्होंने उसमें विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर होती है आपकी 0 से 2, जिसे संवेदी गामक बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 7, जिसे पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 11, जिसे मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है आपकी 11 से 15, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक बोलते हैं। सेंसरी मोटर पीरियड जो होता है, इसमें आता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, ठीक है। और एक होता है इसमें आपका इमिटेशन, बच्चा जो है वो बड़ों का अनुकरण करने लग जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है आपका ईगोसेंट्रिसिज्म, नार्सिज्म, ठीक है। इसमें सेंट्रेशन प्रोसेस होती है, इसमें संरक्षण का अभाव होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है, इसमें बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग नहीं करता है, बल्कि मूर्त चीज़ों को लेके बच्चा रीजनिंग देता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है, इसी में बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन होता है, एक ही प्रॉब्लम के वो 1000 तरीके से सोल्यूशन देखता है। दूसरा, इसी स्टेज में बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और यहीं पे बच्चा जो है इसमें संरक्षण का गुण विकसित होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, इसमें बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग जो है, यानी कि निगमनात्मक थिंकिंग, बच्चा दिमाग में ही चीज़ों को करने लग जाता है। और एक चीज़ गाइस, मैंने जीन पियाजे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त थिंकिंग कहाँ होगी आपकी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। जीन पियाजे की जो थ्योरी है, उसमें वर्ड को देखने की जो टेंडेंसी होती है और दूसरे के जो एक्सप्रेशन है, वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप उनको देखने की कोशिश करते हो। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत में दूसरे के अनुभव और सांसारिक जो दृष्टिकोण है, उसको अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अडेप्टेशन, ईगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म और इक्विलिब्रिएशन। जो इक्विलिब्रिएशन होता है ना आपका, वो होता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस, ठीक है। जहाँ पे आप आत्मसातीकरण और जो समावेशन है, उसमें जब बैलेंस रखते हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे एसिमिलेशन हो जाए और एकोमोडेशन ना हो, एकोमोडेशन हो जाए और एसिमिलेशन ना हो। एसिमिलेशन होता है जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें जब हम नए स्कीमा को बिना उसको चेंज किए हुए ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एसिमिलेशन। एकोमोडेशन होता है जहाँ पे आप प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज करके नए स्कीमा को ऐड करते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और जब इन दोनों प्रोसेस में बैलेंस होता है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन। एनिमिज्म होता है जहाँ पे बच्चा निर्जीव ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी डेड ऑब्जेक्ट जो है, उसको वो सजीव मानने लगता है। ईगोसेंट्रिसिज्म होता है जहाँ पे आप दूसरे की ओपिनियन की परवाह नहीं करते हो, आप दूसरे के ओपिनियन को भी सिर्फ अपने परसेप्शन के हिसाब से देखते हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अनुकूलन होता है जहाँ पे आप किसी भी नए एनवायरनमेंट में खुद को ढालने की कोशिश करते हो। सो दिस इज योर अडेप्टेशन। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कोलबर्ग हैं ये आपके कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, नैतिक विकास की। कौन सा लेवल है जिसमें मोरल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो रिवॉर्ड, पनिशमेंट और अथॉरिटी फिगर जो है उसकी पावर पे बेस्ड होती है। पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और फॉर्मर कन्वेंशनल, इन्होंने ये तो कोई स्टेज बताई ही नहीं थी, ठीक है। इनके 3 स्तर थे। प्री कन्वेंशनल था पहले नंबर पे, दूसरे पे कन्वेंशनल और तीसरे पे पोस्ट कन्वेंशनल। इन तीनों के ही 2-2 इनके चरण थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ जो होती है वो सजा, इनाम और प्राधिकारियों की जो शक्ति है उस पर आधारित होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर पूर्व पारंपरिक स्तर। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है उसमें होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस लेवल। आप किसी भी चीज़ को फॉलो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट से डर लगता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, एक होता है इसमें टिट फॉर टैट, सामने वाले का नेचर जो है वो आपके नेचर को डिसाइड करता है। अगर आप उसके लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा करेगा, अगर वो आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा करेंगे। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स सच एज लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट इन दिस विच थ्योरी। तो जो लैंग्वेज है उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक जो साधन है उसके महत्व को लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिपादित किया है। यहीं पे आपको ये पकड़ लेना चाहिए था, कल्चरल टूल जो सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड हैं वो किसने यूज़ किए हैं, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है।
और इन्होंने ही अपनी जो थ्योरी है, क्या थ्योरी है इनकी, थ्योरी का नाम सामाजिक और सांस्कृतिक थ्योरी। यहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक साधन, उनके महत्व को किसने इंपॉर्टेंस दिया, लेव वाइगोत्स्की ने, किसने, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी में। और इन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है ना, वो संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट करती है। पहले बच्चे में भाषा डेवलप होगी और फिर बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप होगा। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो बच्चे की भाषा को फैसिलिटेट करता है। ये कहा था जीन पियाजे ने और ये कहा था आपका वाइगोत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो पैसिवली रिपीटिशन और ड्रिल के माध्यम से लर्निंग करते हैं, ये इन्होंने नहीं कहा था। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और जितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। गो थ्रू 8 सीक्वेंशियल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरता है। इन्होंने कोई भी 8 क्रमिक चरण नहीं बताए थे, ये जो 8 क्रमिक चरण है वो एरिक एरिक्सन ने बताए थे। तो बच्चा इनकी थ्योरी में पैसिवली नहीं होता है, इसमें कोई 8 सीक्वेंशियल स्टेज नहीं थी। हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स थिंग्स दैट दे आर एबल टू डू विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल सही बात है कि इनके विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। आर बोर्न विद फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एट बर्थ विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ये जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि बच्चा जो है जितना ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर के साथ इंटरेक्ट करता है उतना ज़्यादा जो है वो अपने जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव रखता है, क्योंकि उसमें बच्चा अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएगा। नेक्स्ट है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें टीचर फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच बेस्ड ऑन द चाइल्ड इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो टीचर होती है वो क्या करती है, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच जो है उसको फॉलो करती है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा का मतलब ही यही होता है कि बच्चा जो है वो खुद से डिस्कवरी करके चीज़ों को लर्न करे। फॉलोज द पेडागोजी ऑफ रिपीटेड प्रैक्टिस एंड रूट मेमोराइजेशन। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। जो रूट मेमोराइजेशन होता है ना, दिस फैसिलिटेट्स ओनली कन्वर्जेंट थिंकिंग। और रिपीटेड प्रैक्टिस, इसमें क्या होगा, बच्चे को आप रटा रहे हो, मतलब उसको रटा रटा के इतना प्रैक्टिस करा दोगे कि वो चीज़ों को दिमाग में बिठा ले। एंश्योर दैट ऑल टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड एग्जामिनेशन। नहीं, ये सुनिश्चित करना कि अधिगम जो है वो सिर्फ परीक्षा पे बेस्ड हो, ऐसा नहीं होता है। इट प्रमोट्स कंपटीशन रेदर देन कोलाबोरेशन। यह सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। गलत है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें कोलाबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को सपोर्ट करके आगे बढ़ता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड नोज वन थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, मोटिव्स इज कॉल्ड। खुद को समझना, अपने विचार, अपने संवेग, अपनी भावनाएं, अपनी अभिप्रेरणा को पहचानने का जो कौशल है वो किस प्रकार की बुद्धि में शामिल होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जितने भी आपके सिंगर्स होते हैं, ठीक है, जो कवि होते हैं। स्पेटियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे लोगों को रोड का ज्ञान होता है, डायरेक्शन का ज्ञान होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है, इसमें इंसान क्या करता है, खुद को रीड करने की कोशिश करता है, वो खुद को समझता है, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना, खुद के थॉट प्रोसेस, इन सबको वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और यहीं पे यहाँ अगर लिखा होता कि दूसरों को समझना, दूसरों के विचार, संवेग, भावनाएं और अभिप्रेरणा को पहचानना, तो वो हो जाता है आपका इंटरपर्सनल, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अंतरवैयक्तिक कौशल। सोशल इंटेलिजेंस होता है सामाजिक बुद्धि, जिसमें आप समाज जो है उस मतलब सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितने भी आपके एनजीओ वगैरह होती हैं, मतलब दूसरे लोगों के भले के लिए काम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि भाषा जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट करती है। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। गलत है कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से ना तो स्वतंत्र होते हैं और ना ही कोई संबंध होता है, दोनों ही गलत है, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द शेयर्ड एक्सपीरियंस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कॉग्निटिव प्रोसेस। भाषा जो है वो उन अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है, ये कहा था जीन पियाजे ने, ना कि लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे क्या होगा
कि भाषा जो है वो उन एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करेगी जो कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स, जो अधिगम है उसके लिए जो आकलन होता है वो क्या इंक्लूड करता है। पहली बात तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है दिस इज़ योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, और अगर होता लर्निंग ऑफ असेसमेंट तो वो हो जाता है आपका समेटिव असेसमेंट। ठीक है। री कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट इन सेम एबिलिटी ग्रुप बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो, बच्चे की लेबलिंग कर रहे हो, तो वो कभी भी एक प्रॉपर असेसमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट थिंकिंग, बिल्कुल जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है बच्चे के आकलन को करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको समझ सको कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को अपने दिमाग में एनालाइज करता है, कैसे वो चीज़ों को लेके सोचता है। फाइंडिंग आउट रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट, इससे भी पता चलता है कि बच्चा चीज़ों को लर्न करने के लिए कितना ज़्यादा रेडी है, वो चीज़ों को लेके कितना ज़्यादा तत्पर है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट वाइल गर्ल्स आर कॉम्प्लिएंट इज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कहना कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां जो है वो आज्ञाकारी होती हैं, ये किस चीज़ का उदाहरण है। जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइप, कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं। अगर लड़के इंटेलिजेंट होते हैं तो लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं होती, और अगर लड़की कॉम्प्लिएंट होती हैं यानी कि आज्ञाकारी होती हैं तो क्या लड़के आज्ञाकारी नहीं होते। तो ये क्या है आपका विरोधाभासी स्टेटमेंट है, मतलब इसमें आप किसी एक जेंडर को जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन में प्रमोट कर रहे हो। तो दिस इज योर जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर इक्विटी होती है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इक्वलिटी, दोनों को सेम पहलू पे रखा जाता है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे लड़कियां जो है वो आजकल साइंटिस्ट बन रही हैं तो उनको क्लास में बुला के लाना जिससे ये पता चले कि जो लचीलापन होता है, जैसे लड़कों को बोलना कि किचन में खाना बनाओ, लड़कियों को बोलना कि मार्केट जाके शॉपिंग करके लाओ। सो दिस इज जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है असेसमेंट शुड बी, जो आकलन होता है वो कैसा होना चाहिए, केवल क्वांटिटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, स्टैंडर्ड और केवल समेटिव। जो आपका असेसमेंट होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। हम बोलते भी हैं CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चे के स्कोलेस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसका जो को स्कोलेस्टिक डेवलपमेंट है उसको भी हमको आकलन करना चाहिए। यानी कि बच्चे की जो शैक्षिक गतिविधि है, बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसके साथ साथ बच्चे की जो सह शैक्षिक गतिविधि है उसको भी हमको मालूम करना चाहिए। केवल क्वांटिटेटिव नहीं, वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो कभी भी एक पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। केवल समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव भी होता है और समेटिव भी होता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है। टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए चिल्ड्रन, बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर करने के लिए नहीं, बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हम उसका आकलन नहीं करते। टू एनकरेज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, हमें बच्चों को आपस में कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करनी है। टू आइडेंटिफाई लेबल स्लो लर्नर्स, लेबलिंग जहां आ जाएगा वो हमेशा नेगेटिव आंसर होगा, या तो लेबलिंग आ जाए या आइसोलेशन आ जाए या सेग्रीगेशन आ जाए, कंपटीशन आ जाए। टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे बच्चे को जो लर्निंग गैप है एक तो उसको फिल किया जाता है, दूसरा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, बच्चे को पढ़ने का तरीका क्या है, बच्चे को किस तरीके से हम लर्निंग में इम्प्रूव करवा सकते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, जो समावेशी शिक्षा है वो किस पर बल देती है, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, सीखने में कमी के रूप में देखने पर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर। तो जो समावेशी शिक्षा होती है ना, इसका मेन पर्पस होता है कि आप सारे बच्चों को क्लास में एक जैसे प्लेटफॉर्म पे एक जैसी एजुकेशन दो, चाहे बच्चे को फिजिकल एम्पेयरमेंट है, चाहे बच्चा देख नहीं सकता, चाहे बच्चे को डिसलेक्सिया है, कुछ भी हो, चाहे लर्निंग डिसऑर्डर हो, चाहे फिजिकल इम्पेयरमेंट हो, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे क्रिएटिव है, सब एक जैसे प्लेटफॉर्म पे एक जैसी एजुकेशन लेंगे। एनहेंसिंग द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चे का जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करना। व्यूइंग गैप इन लर्निंग एज डेफिशिएंसी, जो सीखने में कमी है उस मतलब बच्चा जो है उसमें जो गैप है लर्निंग में उसको उसकी कमी के रूप में देखना, ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा किसी चीज़ में लैग कर रहा है या फिर उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, देन इट्स योर मोरल ड्यूटी टू फिल द गैप।
असेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो शैक्षणिक प्रदर्शन है उसके आधार पर, संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर नहीं। हम बच्चे का असेसमेंट उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चा वोकेशनल कोर्स में बहुत अच्छा हो सकता है बच्चे की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो। प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर नहीं। जहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड पैरामीटर को यूज़ करते हैं वो हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। When teachers believe that children coming from disadvantaged background have the capacities of learning and make them feel belonged in the classroom, they are likely to improve their performance because teacher believe that children and their abilities influence children. जब टीचर मानता है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। वेरी पॉजिटिव असर्शन, क्योंकि बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में टीचर का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए को करेक्टली डिफाइन करता है। कैसे? जब टीचर ये बिलीव करता है कि बच्चा चाहे कितने भी बिलो बैकग्राउंड से आए, कितने भी वंचित पृष्ठभूमि से आए, लेकिन हर बच्चा जो है वो लर्न कर सकता है, हर बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो इसमें बच्चा जो होता है ना वो धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है। बच्चे को ये बिलीव होता है कि दैट आई कैन ऑल्सो डू इट। टीचर जो है वो यह मानता है कि बच्चा और उनकी जो एबिलिटीज़ होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करती हैं। जब टीचर बच्चे में ये मोटिवेशन डालता है कि हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो वहाँ पे बच्चे टीचर का जो बिलीफ है वो बच्चे में एक मोटिवेशन इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन। जो कंटेंट होता है उसका जो प्रेजेंटेशन है, व्हाट फैसिलिटेट्स व्हाट, मल्टीपल वेज लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मल्टीपल वेज लर्निंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन ओनली, यूनिफॉर्म मैनर लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म मैनर लर्निंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन ओनली। मतलब किससे सामग्री की प्रस्तुति किसको सुगम बनाती है। आपके पास मान लीजिए कोई टीचिंग एड है, आपके पास पढ़ाने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप उसको मल्टीपल वे में यूज़ करेंगे कि यूनिफॉर्म मैनर में, कि बस एक ही तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो जहाँ पे मल्टीपल वेज होता है, यानी कि जहाँ डाइवर्जेंट वेज होते हैं, आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से जब समझाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट यानी कि कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है, जब आप उसको मल्टीपल वेज में करते हो, किसी भी मान लीजिए आप बच्चे को कोई डेमो दे रहे हो, तो उस डेमो को अगर आप डाइवर्सिफाइड तरीके से देते हो, यानी कि मल्टीपल तरीके से देते हो, तो ये क्या करता है, हर बच्चे के अधिगम को फैसिलिटेट करेगा। जब डाइवर्सिफाइड तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है तो ये चीज़ को प्रमोट करता है कि बच्चा अधिगम को सीख सकता है। मल्टीपल वेज लर्निंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन ओनली नहीं, केवल इस विशेष बच्चों के अधिगम में ये चीज़ नहीं होती है। लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिल्कुल सही है, लेकिन यूनिफॉर्म मैनर यहाँ पे गलत है। यूनिफॉर्म मैनर नेगेटिव है और केवल स्पेशल बच्चे बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, आपकी सीखने में अक्षमता, जैसे डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सब क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इन बच्चों के लिए कौन सा जो है वो उचित समायोजन नहीं है। अलाउंस फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेक बिटवीन टास्क, कक्षा के बीच में बार बार विराम के लिए समय देना। एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, मतलब उनको एक्स्ट्रा टाइम देना एग्जाम में। प्रोवाइडिंग ए स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, जो न्यूनतम विकर्षण है उनके साथ कार्यस्थल प्रदान करना। मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव कर देना। स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर असेसमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऊपर से पूछा है कि बच्चा कहाँ पे सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाएगा। जहाँ पे आप बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक देते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है जो ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो उस केस में बच्चे को जब आप फ्रीक्वेंट ब्रेक देंगे तो उसका माइंड बार बार रिफ्रेश होता रहेगा। बच्चे को टेस्ट में एक्स्ट्रा टाइम देना, ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। एक स्पेस देना मिनिमल डिस्ट्रैक्शन के साथ, जहाँ पे आप एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर सको कि बच्चा बहुत कम डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन जहाँ स्टैंडर्ड टेस्ट आता है, इसे हम मानक परीक्षण बोलते हैं। मानकीकृत परीक्षण में क्या होता है, हर बच्चे के लिए सिर्फ एक जैसा टेस्ट आप अप्लाई करते हो, तो ये क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। हमेशा फ्लेक्सिबल जो करिकुलम है और फ्लेक्सिबल जो असेसमेंट है वो हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन में लेना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो धारणाएं होती हैं उनमें लचीलापन,
धारा प्रवाहिता और मौलिकता किसके प्रतिनिधिक अभिज्ञ विशेषताएं होती हैं? क्रिएटिव लर्नर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिडिटी ऑफ थॉट, ऑटिज्म। पहली बात तो ऑटिज्म क्या होता है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा जो है वो बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, मतलब एक ही बात को वो बार बार बोलेगा, एक ही प्रोसेस को बार बार करेगा। दिस इज़ योर ऑटिज्म। ऑटिज्म के अंदर कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी नहीं होती, चीज़ों को लेके आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हम रिजिड हो जाते हैं। रिजिडिटी ऑफ थॉट, जिसमें बच्चा चीज़ों को लेके इतना रिजिड हो जाता है कि उसको लगता है जो सेंट्रेशन प्रोसेस होती है कि किसी भी सिचुएशन का सिर्फ आप एक ही पहलू यहाँ पे देखते हो। कन्वर्जेंट थिंकर होता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वेपर, तो उसमें क्या होगा, आपका एक फिक्स आंसर रहेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफर प्रोसेस इन कंडक्शन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे एमसीक्यूज हो गया, वन लाइनर्स हो गए, मैच ऑल द फॉलोइंग है, ये सब क्या है आपके कन्वर्जेंट थिंकर क्वेश्चन। लेकिन जो क्रिएटिव लर्नर होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चीज़ों को कहीं से भी लर्न कर सकता है, डजेंट मैटर कि मैं यहाँ से क्यों सीखूँ, वो कहीं से भी सीख सकता है। एक फ्लुएंसी होती है, यानी कि प्रभाविता होती है, बच्चा चीज़ों को बहुत फ्लुएंटली करता है। और मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी होती है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। टीचर शुड फोकस ऑन द यूज ऑफ व्हाट करिकुलम एंड व्हाट असेसमेंट। जो टीचर है उसको कौन से तो करिकुलम पे फोकस करना चाहिए और किस टाइप के असेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीचर होता है ना, उसका करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करिकुलम जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, जितना ज़्यादा लचीला होगा ना, बच्चा उतना ज़्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल फील करेगा। क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उसका आप टेस्ट शैक्षिक रूप से ले सकते हो, मतलब उसका आप पेन पेपर टेस्ट या जो भी करना है ले सकते हो। लेकिन लेट सपोज कोई बच्चा बी है, हो सकता है ये क्रिएटिव हो, ये उस टाइप का इंटेलिजेंस ना शो कर पाए, तो स्टैंडर्ड करिकुलम में क्या होगा, आपको एक जैसा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और जो कि फ्लेक्सिबल करिकुलम में क्या होता है, आप इस बच्चे के लिए भी एक करिकुलम बना सकते हो और इस बच्चे के लिए भी एक पाठ्यचर्या निर्देशित कर सकते हो। और जो असेसमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए आपका, फॉर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि जो रचनात्मक आकलन होता है वो पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है और इसमें क्या होता है, बच्चे को टाइम टाइम पे आप फीडबैक देते हो, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसके लर्निंग गैप को फिल किया जाता है। सो द टीचर शुड फोकस ऑन द यूज ऑफ फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, अ टीचर शुड इनेबल स्टूडेंट टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक शिक्षक जो है उसको छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में किस प्रकार से सक्षम बनाना चाहिए। भय उत्पन्न करके, अगर आप बच्चे के अंदर फियर जनरेट कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इंड्यूसिंग स्ट्रेस और टेंशन, बच्चे के अंदर तनाव को इंड्यूस करना, बच्चा कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। एनकरेजिंग यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटेजीज, नहीं, आप एनकरेज कीजिए लेकिन बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा के उसको एनकरेज कीजिए, ना कि बच्चे को पैसिव रखकर। इसमें क्या होगा, बच्चा चीज़ों को सिर्फ रट के उनको दिमाग में बिठा लेता है। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, बच्चा जब रेशनल थिंकिंग रखता है और एनालॉजिकल थिंकिंग रखता है, मतलब ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, दिस इज़ योर एनालॉजिकल थिंकिंग। और इसी थिंकिंग को हमें बच्चों के अंदर प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन द मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इज फैसिलिटेड थ्रू। जो ज्ञान है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है और मिडिल क्लास के बच्चों में जो इसका बच्चे ज्ञान का कैसे निर्माण करते हैं और कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं, तो ये बच्चों में कैसे आप फैसिलिटेट कर सकते हो। यानी कि मध्य विद्यालय के जो छात्र हैं, 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उनमें ज्ञान का निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा एक्टिवली एक्सप्लोर करे, बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिवली चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा उतना ज़्यादा लर्निंग मीनिंगफुल होगी। सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, लेव वाइगोस्की ने तो इस पर काम भी किया है कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग होती है। एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है कि इसमें बच्चे को आप खुद हैंड ऑन एक्टिविटी करने दो। बच्चा जब खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद से करके सीखेगा तो ज्ञान परमानेंट होता है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, ये बिल्कुल नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में नहीं आती है, ये आपका आता है बिहेवियरिज्म, यानी कि जहाँ पे व्यवहारवादी आते हैं, E.L. थॉर्नडाइक, इयान पेट्रोविच पावलोव और B.F. स्किनर, ये हैं आपके कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। संज्ञानात्मकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। इन तीनों ही चीज़ों में बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करता है, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कौन सी रणनीति बच्चों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी आंसर फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड इज इट एज इट इज, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख दिया और बच्चों को बोल दिया कि एज इट इज अब इसको कॉपी में उतार लो, तो इसमें बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई, आपने बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कहाँ किए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पीयर, विद्यालय में से किसी भी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को उदाहरण और उसी कॉन्सेप्ट को किसी गैर उदाहरण के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो होती है उससे क्या करते हैं, सोलर सिस्टम को समझाने की कोशिश करते हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू मेक लिंकेज विद प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जब आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से उसके नए कॉन्सेप्ट को जोड़ के पढ़ाते हो तो बच्चा हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेगा, और जो इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है यानी कि जो भी बच्चा नॉलेज लेगा दैट विल बी परमानेंट। सो द ऑप्शन 1 इज नेगेटिव, कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों की तो उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। नेक्स्ट है हाउ शुड मिडिल क्लास टीचर डील विद ऑल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। यानी कि 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वैकल्पिक भ्रांति यानी कि जो मिसकंसेप्शन है उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचर बच्चों से कैसे निपटेगा। उन्हें इग्नोर करके, मान लीजिए बच्चे ने कोई नेप थ्योरी पूछ ली, यानी कि बच्चे ने कोई अपनी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या करोगे आप, उसको इग्नोर कर दोगे, नहीं, उसको पनिश करोगे, बच्चे को उसको दंड दोगे कि आपने क्लास में गलत क्वेश्चन पूछा है, उनको रिवॉर्ड दोगे या फिर उनको एड्रेस करोगे। तो यहाँ पे बच्चा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके इसमें आपको रिवॉर्ड नहीं देना है, बल्कि उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करना है। उसका जो भी मिसकंसेप्शन है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए और उसको चैलेंज करते हुए बच्चे को समझाइए। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ड्यूरिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन चिल्ड्रंस इंट्यूटिव गेसेस शुड बी। संवाद और चर्चा के दौरान बच्चों का जो सहज ज्ञान है उसका अनुमान लगाने को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। बच्चा अगर दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, जैसे आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला, इसी क्वेश्चन में आप बच्चा क्या करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, पहले अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसकी अवहेलना करनी चाहिए, नहीं। हमें बच्चे की इस गैस प्रोसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैस करता है दैट्स ए पॉजिटिव रिस्पेक्ट। पनिश करना चाहिए, नहीं, बल्कि उस चीज़ को क्या करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। और बच्चा जो भी आइडिया दे रहा है उसको क्लास में एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे बच्चा नेक्स्ट टाइम भी अटेंटिव होकर चीज़ों को कर सके। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग और डिस्कशन के दौरान बच्चों की जो इंट्यूटिव गैस है उसको हमेशा फैसिलिटेट करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फैसिलिटेटेड बाय, ओके, सो नाउ कि जो समस्या समाधान प्रक्रिया है उसको आप कैसे सुगम बनाओगे, रिस्पॉन्स सेट के थ्रू, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स सेट और मेकिंग इंट्यूटिव गैसेस। ठीक है, जब बच्चा पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा जो भी आइडिया दे रहा है उसको आप पहले तो एक्सेप्ट कीजिए। रिस्पॉन्स सेट होता है जहाँ पे हम RS थ्योरी पढ़ते हैं, SR थ्योरी पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक में पढ़ते हैं हम। रिस्पॉन्स जो होता है ये बिहेवियर में होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी अभिसारी थिंकिंग। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका सोचेंगे तो वो आपके कभी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग को प्रमोट नहीं करेगा। फंक्शनल फिक्स्ड होती है जहाँ पे आप किसी भी काम को लेकर रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल इस तरीके से ही सॉल्व होगी। मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे आप सहज तरीके से अनुमान लगाते हैं और उस चीज़ को आप क्लास में क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कंपटीशन अमोंग स्टूडेंट इन ए मिडिल क्लास क्लासरूम। मध्य विद्यालय की कक्षा में बच्चों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि विनर और लूज़र जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कंस्ट्रक्टिवली याद करने से। मतलब मध्य विद्यालय की कक्षा में बच्चों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं। नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। थर्ड है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि यह छात्रों को प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार करता है। हतोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है,
कि बच्चों के बीच जो कंपटीशन है उसको हमेशा डिमोरलाइज करो, क्योंकि यह बच्चों के बीच टेंशन और एंजाइटी को बढ़ाता है और उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें ये हर्डल क्रिएट करता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ, जब बच्चा फील करता है कौन सा इमोशन अपने अधिगम के दौरान, इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली। मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव इमोशन बताना है जिसमें बच्चे की लर्निंग जो है वो इफेक्ट होती है। शेम नेगेटिव होता है, फियर नेगेटिव होता है, जॉय पॉजिटिव होता है, ह्यूमिलिएशन नेगेटिव है। अगर आप किसी भी बच्चे को ह्यूमिलिएट करते हो दैट वुड बी नेगेटिव। फियर जहाँ बच्चे के अंदर हम डर पैदा करते हैं, शेम जहाँ बच्चे में हम शर्म यानी कि क्लास में आप बच्चे को इंसल्ट कर रहे हो, तो ये सब क्या है नेगेटिव, बट द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Promoting students to reflect on attributing their success and failure to internal factors helps them to work on themselves constructively। यहाँ पे बोला है कि छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही है कि बच्चा जब अपनी प्रोग्रेस और अपने फेल्योर के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है और उसको लगता है कि मैं ही जो है कहीं ना कहीं मेरी ही हार्डवर्क में लैक हो रहा है, तो ये क्या करता है बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है उसको बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर हेल्प इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय वर्किंग हार्डर। क्योंकि जब बच्चा सफलता और असफलता के आंतरिक गुणों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन से बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर बच्चा ये चीज़ सोचता है कि ये मेरे हार्ड वर्क में कहीं प्रॉब्लम रह गई थी, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एफर्ट्स डालेगा। लेकिन बच्चा जब अगर बाहरी गुणों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लग जाए कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है बच्चे की लर्निंग कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी और वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे एक जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।